हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, चैप्टर 4 मुग़ल शैली। बच्चों, आज हम मुग़ल शैली के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स हैं ये जो पूछे जाते हैं, जैसे उत्पत्ति और विकास, उपशैलियाँ, प्रमुख शासक, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, पेंटर और उनकी फेमस पेंटिंग्स पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुग़ल शैली जो थी वो क्या थी और उसका जन्म कैसे हुआ था। मुग़ल कला एक ऐसी कला थी जो कि पर्शियन आर्ट और इंडियन स्टाइल मतलब राजस्थान शैली, ठीक है, इंडियन आर्ट दोनों का मिक्सचर थी। ये राजस्थानी और पर्शियन आर्ट, राजस्थानी मतलब हमारी जो थी इंडियन आर्ट, और पर्शियन आर्ट मतलब जो मुग़ल बाहर से अपने साथ लेकर आए, उन दोनों का मिक्सचर थी। ठीक है, तो अभी अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो पेंटिंग जो है वो इंडियन पेंटिंग है, तो इंडियन सब्जेक्ट मैटर भी ज़रूर रखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन जो अलंकरण है, बॉर्डर डेकोरेशन है, तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पेंटिंग में पर्शियन प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि उत्पत्ति और विकास। तो बच्चों, हम इनको जो इसके मुख्य शासक रहे हैं मुग़ल शैली के, हम उनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि उत्पत्ति और विकास। ठीक है, ये तैमूर वंश से शुरू होता है। ये मंगोल का एक वंश है, जो बुखारा व समरकंद के तैमूर वंश के मुग़ल शासकों के संरक्षण में एक नवीन प्रकार की चित्रकारी का विकास हुआ, और यह 15वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसका प्रसिद्ध कलाकार था विहजाद उस समय का, उस काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, वह प्रारंभिक तौर पर एक फारसी चित्रकार था। पूर्व का राफेल कहलाता था, क्योंकि राफेल एक अच्छे कलाकार हैं जो कि वेस्टर्न के आर्टिस्ट थे। जो विहजाद थे वो पर्शियन आर्टिस्ट थे, और वो सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार का सबसे महान चित्रकार था। इस सुल्तान की मृत्यु के बाद विहजाद ने सफ़ाविद इस्माइल के दरबार में पद ग्रहण किया। विहजाद प्रारंभिक तौर पर तैमूर वंश से संबंध रखता था। तैमूर वंश विहजाद मुग़ल काल का प्रारंभ था। ठीक है बच्चों, तो इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं वो थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर मुग़ल साम्राज्य का भारत में संस्थापक बाबर था। मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। वह चित्रकारी का भी शौक रखता था। बाबर का अधिकांश समय युद्ध क्षेत्र में ही रहा। ठीक है, बाबर का जो अधिकांश समय था वो युद्ध के क्षेत्र में ही रहा, और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी बाबर अपने साथ बहुत सारे आर्टिस्ट रखते थे। वो बहुत सारी पेंटिंग में रुचि लेते थे। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग भी बनवाई है। किसने? बाबर ने।
अब आता है हमारा इसका दूसरा जो शासक था वो था हमारा मुगल काल का हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का टाइम है 1530 से 1540 और 1555 से 1556, बाबर का जो टाइम है। ठीक है बच्चों, ये जो थे हुमायूं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पहले चौसा के युद्ध में हराया। उसके बाद फिर 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में भी हराया। हुमायूं भी युद्धों में व्यस्त रहता था। ठीक है, उसके जीवन काल में दास्तान अमीर हमजा की चित्रकारी की गई। उसके दरबार में काबुल से आए 2 चित्रकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। जो मीर सैयद अली थे वो तबरेज़ से थे और जो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे वो शिराज से थे। ठीक है, ये बीजाद कला शैली के 2 चित्रकार थे जो हुमायूं अपने साथ ईरान से लेकर आया था। ठीक है, और जो हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1555 से 56 में उनकी मृत्यु हुई। फिर इनका अगला जो शासक था वो था अकबर। हुमायूं का पुत्र कौन थे? हुमायूं का पुत्र थे अकबर। अकबर का जो समय है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है चित्रकला के विषय में। अकबर मात्र 13 वर्ष के थे जब वो गद्दी पर बैठे। अकबर कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे जब वो गद्दी पर बैठे। ठीक है, अकबर की रुचि चित्रकारी कला, भवन निर्माण कला, वास्तुकला तथा शिल्प कला में भी थी। अकबर के काल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। उन्होंने बहुत सारे कलाकार अपनी चित्रशाला में रखे। उन्हें किसी भी धर्म से कोई परेशानी नहीं थी। आईने अकबरी एक पुस्तक है जो कि अबुल फजल ने लिखी है। इसमें 1400 घटनाएं चित्रित की गई हैं। ये देखिए, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी और इसमें 1400 घटनाएं चित्रित है, जिनमें से कुछ अब भी प्राप्त हुए हैं चित्र। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, जिसका उद्देश्य था सुलहकुल। वह अपनी महानता व उदारता के कारण थोड़े समय में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था और अकबर के साथ ही वह समाप्त हो गया था। ठीक है, अकबर काल के प्रमुख चित्रकार। अकबर काल के जो प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन थे? वो थे मीर सैयद अली, बीजाद, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मिस्किन, मनोहर, मंसूर, लाल, गोवर्धन, दसवंत, जगन्नाथ, दौलत, केशव, शंकर, इनायत, मुकुंद। और जो इनमें से भी बहुत ज़्यादा फेमस थे वो कौन कौन से थे वही आप याद रखेंगे। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, बीजाद, मिस्किन, बसावन, मनोहर, मंसूर, गोवर्धन और जगन्नाथ। ठीक है बच्चों, ये इस काल के फेमस आर्टिस्ट थे। मैं आपको बताती हूँ जो ये थे मिस्कीन कौन थे? मिस्कीन जो थे अकबर के काल में पशु पक्षी चित्रकार थे, ये पक्षियों का चित्रण करते थे। और बसावन जो थे ये व्यक्ति चित्रकार थे, ये अकबर काल में सभी चित्रण करते थे। ठीक है, ये सभी चित्र बनाते थे, व्यक्ति चित्र बनाते थे। ठीक है, और बस ठीक है। और जो दसवंत थे उन्होंने बहुत ही कम चित्रकारी की और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी 1584 ईस्वी में दसवंत ने। ठीक है बच्चों, और अकबर का पुत्र, अब आती है जहांगीर की बारी। जहांगीर कौन थे? ये अकबर के पुत्र थे। अकबर का पुत्र जहांगीर प्रकृति प्रेमी था। जो इसका
जो अकबर की जो रुचि थी वो युद्ध के दृश्यों में थी, वो युद्ध में व्यस्त रहता था। और जो जहांगीर थे, इसका जो पुत्र था जहांगीर अकबर का, वो प्रकृति प्रेमी था। इसने अपने समय में बहुत सारे लैंडस्केप बनवाए। ठीक है, ये प्रकृति का महान प्रशंसक था। उसके काल में मुगल शैली के लघुचित्र श्रेष्ठता की ऊंची पराकाष्ठा पर पहुंचे। देखिए बच्चों, जो अकबर काल में व्यक्ति चित्र बने, अकबर के काल में तो सबसे ज़्यादा बने, और जहांगीर के काल में सबसे सुंदर चित्र बने व्यक्ति चित्र। ठीक है, उसके जो मतलब जहांगीर काल की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, उसने अनेक चित्र पक्षियों के, फूलों के और जानवरों के भी बनवाए। ठीक है, उसके काल में मानव चित्र बहुत लोकप्रिय हुए इसके जहांगीर के टाइम में। ठीक है, ज़्यादा तो बने अकबर के काल में और लोकप्रिय हुए जहांगीर के काल में। बारीकियों की ऊंचाइयों तक पहुँचे कुछ नारी चित्र भी इस काल में मिलते हैं। अब आता है हमारा अकबर के काल जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार। ये देखिए, जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। जो उस्ताद मंसूर थे ये पशु पक्षी का चित्रण करते थे। ठीक है, विचित्र कौन थे, ये प्रतीक चित्रकारी करते थे। अबुल हसन कौन थे, ये पशु का और मानव का चित्रण करते थे। बालचंद, मुखलिस, दौलत, रिजा, भीम और इनायत। ठीक है, तो ये थे जहांगीर कालीन प्रमुख आर्टिस्ट। ये सारे थे जहांगीर कालीन प्रमुख आर्टिस्ट। अब आता है इसमें जहांगीर के समय में एक पुस्तक चित्रित की गई, अनवारे सुहेली। अनवारे सुहेली में क्या है, अनवारे सुहेली में इसको पढ़कर क्या है, ये इसमें सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। इसमें किसमें, अनवारे सुहेली में सारी जो है ना मोटिवेशनल स्टोरी हैं, उनको पढ़कर एक मोरल मिलता है। अब हमारा जो अगला चित्रकार है वो है शाहजहां। शाहजहां कौन थे, ये जहांगीर के पुत्र थे। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1626 ईस्वी में मुगल शैली में मुगल साम्राज्य का शहंशाह कौन बना, शाहजहां। परंतु वह अपने पिता की भांति चित्रकारी को पसंद नहीं करता था। जो जहांगीर था वो चित्रकारी को पसंद करता था, अकबर भी चित्रकारी को पसंद करते थे, और जो ये थे शाहजहां, ये इनकी रुचि किस चीज़ में थी, इनकी रुचि बिल्डिंग्स बनवाने में थी, भवन निर्माण में थी। इन्होंने क्या बनवाया, इन्होंने अनेक किले बनवाए, महल मस्जिद का निर्माण कराया, ताजमहल बनवाया, आगरे का किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। ये सब इनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य थे। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल शैली का शासक बना। शाहजहां अपने पिता की तरह चित्रकारी को पसंद नहीं करता था। वो किस चीज़ में रुचि लेता था, स्थापत्य निर्माण में। ठीक है, या भवन निर्माण में। अब इसके बाद आता है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब कौन थे, ये शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, ये बहुत ही कट्टर मुसलमान था। वह चित्रकारी और संगीत कला से बिल्कुल भी लगाव नहीं करता था। कौन, ये बहादुर शाह जफर। ठीक है, उसने सारे चित्रकारों को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, उनको वहाँ से भगा दिया, और मुग़ल काल से भागकर सारे चित्रकारों ने पहाड़ी एरिया में जाकर शरण ले ली, जो अब पहाड़ी शैली के नाम से जानी जाती है। औरंगजेब के समय में चित्रकला का अंत हो जाता है। ठीक है, इसका पतन हो गया था इस टाइम में। इसके बाद बहादुर शाह जफर जो आता है, शासक बनता है, वो चित्रकला की शुरुआत तो करता है, लेकिन चित्रकार के समय में इतनी रुचि लेकर काम नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में मुगल कला मुगलों के साथ ही उत्पन्न हुई और मुगलों के साथ ही पनपी, और मुगल शैली की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये इसका एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले कौन आया, बाबर आया। बाबर ने मुगल राज्य की नींव रखी। ठीक है, और फिर इसके बाद हुमायूं आया।
हुमायूं कौन था? ये बाबर का पुत्र था। फिर हुमायूं के साथ 2 आर्टिस्ट आए थे ईरान से, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी। अकबर ने और बाबर ने इससे ही शिक्षा ली थी। फिर हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर के काल में क्या हुआ? अकबर के काल में सबसे सुंदर व्यक्ति चित्र बने। नहीं, सॉरी, अकबर के काल में सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र बने, ठीक है, और कला का बहुत विकास हुआ। मुगल कला का सुनहरा युग अकबर को माना जाता है। और मुगल कला श्रेष्ठता पर किसके काल में पहुंची? ये पहुंची जहांगीर के काल में। जहांगीर में व्यक्ति चित्रों तो अकबर के काल में भी नहीं बने, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र अकबर काल में बने बच्चों, और लोकप्रिय हुए जहांगीर काल में, ठीक है। इसका पुत्र फिर ये था शाहजहां। देखिए, जो अकबर था और जो जहांगीर था, ये दोनों चित्रकला में ये अकबर की मतलब चित्र बहुत ज़्यादा बने इनके समय में, ठीक है, चित्रों का विकास हुआ। अकबर की रुचि किस चीज़ में थी बच्चों? अकबर की रुचि थी युद्ध दृश्य में, ठीक है। और जो ये है जहांगीर की जो रुचि थी, इसकी रुचि थी प्रकृति चित्रण में, ठीक है। प्रकृति का इसके समय बहुत ज़्यादा विकास हुआ। फिर जैसे शाहजहां था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, शाहजहां की रुचि बिल्कुल भी चित्रकला में नहीं थी। और ये किस चीज़ में रुचि लेता था? ये लेता था भवन निर्माण में। इसने बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे ताजमहल, आगरा का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सारी इसने बिल्डिंग्स बनवाई। फिर उसके बाद आता है हमारा औरंगजेब के काल में तो कुछ भी नहीं हुआ। औरंगजेब को तो चित्रकला, कला, साहित्य, संगीत कला, इन कलाओं से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसने क्या किया, वहाँ पर जो चित्रकला का विकास चल रहा था, हो रहा था, उनको सबको वहाँ से आर्टिस्टों को भगा दिया। तो सारे जो आर्टिस्ट थे वो सारे पहाड़ों की तरफ चले गए, ठीक है। पहाड़ी शैली में उन्होंने जाके शरण ले ली, तो वहाँ से पहाड़ी शैली का जन्म माना जाता है। उसके बाद आया बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जब गद्दी पर बैठा, इसने थोड़ा सा काम शुरू तो किया, लेकिन आर्टिस्ट जैसे अकबर, जहांगीर और हुमायूं के टाइम में जो काम करते थे, रुचि लेकर काम करते थे, इंटरेस्ट आता था उनको काम करने में, जितना विकास उन सभी शासक के समय में हुआ, यहाँ पर चित्रकारों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो बच्चों, ये था मुगल शैली के बारे में। अब आते हैं मुगल चित्रकारी के लक्षण। मुगल चित्रकारी के लक्षण। मुगल चित्रकारी मुगलों के साथ भारत में आई, मुगलों के साथ पनपी और मुगल शासकों के साथ ही समाप्त हो गई, ठीक है। बाबर का जो जीवन था वो जीवन भर युद्धों में व्यस्त रहा, परंतु चित्रकारों को शरण दी, ठीक है। काम तो हुआ, लेकिन बाबर के टाइम में ज़्यादा चित्रकला विकसित नहीं हुई। जब मुगल भारत आए, उन्होंने भारतीय यानी कि राजस्थानी चित्रकारी देखी, उन्होंने भारतीय कलाकारों को सम्मान दिया, जिसके फलस्वरूप एक नई पद्धति का सृजन हुआ, जिसमें भारतीय व पारसी शैलियों का समन्वय था, ठीक है, जो मुगल शैली कहलाने लगी, ठीक है। तो अब इस शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे मुगल शैली के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें क्या हुआ, एक पक्षीय मुखड़े, जो फेस बने हैं वो एक तरफा, एक वन साइड फेस बने हैं, जिसमें एक चश्म का अर्थ है बच्चों जिसमें एक आंख दिखाई देती है, ठीक है। उसमें आकृति पूरी बनी हो चाहे आधी बनी हो, लेकिन जो फेस बने हैं वो उसमें एक आंख ही दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरी इसकी पहचान है मुगल शैली में किनारों के साथ विशेष सज्जा। मुगल चित्रकारी में ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। सभी चित्र चारों ओर किनारों से सजाए गए हैं, जो कि बहुत अलंकृत है। कुछ चित्रों में चित्र से अधिक किनारे प्रमुख है, ठीक है। जब आप कोई पेंटिंग बनाएंगे, अगर उसमें फोरग्राउंड से ज़्यादा बाहर का जो किनारा होता है, हाशिया जो होता है, अगर आपने उसको ज़्यादा डेकोरेट कर दिया तो क्या होगा, जो उसकी मेन फिगर है वो अपनी सुंदरता खो देगी, ठीक है। क्योंकि अंदर की जो हमारी मेन फिगर है वो तो ज़्यादा उभरेगी नहीं, लेकिन जो हमारी जो देखने वाले की दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, वो बॉर्डर पे आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो इसके जो किनारे हैं मुगल शैली के, वो बहुत सुंदर अलंकृत बेल बूटोदार बनाए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है राजसी शान शौकत। मतलब मुगल बादशाह राजसी ठाठबार और अनुशासन के अभिलाषी थे। यदि कोई संगीत संबंधी प्रदर्शन है
बादशाह को सम्मान के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है। बादशाह को सम्मान के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है और कलाकारों को अनुशासन लय में नाचते गाते और वृंदावन जाते हुए दिखाया गया है। खुशी के मौके के सम्मेलन में भी हमें एक विशेष राजसी वातावरण दिखता है। मतलब अगर एक राजा बनाया है तो उसको पूरा ठाट बाट से बैठा हुआ दिखाया गया है, और अगर एक दास बनाया है तो उसको नीचे जमीन पर बैठे हुए दिखाया गया है। मतलब दोनों में अंतर दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे ऐतिहासिक दृश्य। ऐतिहासिक दृश्य बनाए गए इसमें, ठीक है, जैसे अमीर हमजा, अनवार सुहेली, ये सब क्या है, ये सब ऐतिहासिक दृश्य हैं। इसका 4th पॉइंट है बारीक रेखा चित्रांकन। सारी शैलियों में जो काम हुआ है वो बहुत ही बारीकी से हुआ है। जो पुरुष आकृति बनाई गई है, चित्रकारों ने मानव के जो गाल पर दाढ़ी बनाई गई है उसका भी प्रत्येक बाल चित्रित करने का, मतलब उसको भी एक बाल ओरिजिनल बनाने का प्रयास किया गया है, जो देखने में अद्भुत है, सचमुच का लगता है। ठीक है, अब हमारे जो अगला पॉइंट है वो है हमारा ये व्यक्ति चित्रकारी। व्यक्ति चित्रकारी मुगल शैली में भरमार है। उन्होंने राजाओं के चित्र भी बनाए, साधुओं के चित्र भी बनाए। ठीक है, और शाहजहाँ काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा वस्त्र चित्रण। मुगल चित्रकारी में वस्त्रों को सुंदरता से चित्रित करते हुए दिखाया गया है। जो दुपट्टे बनाए गए वो पारदर्शी बनाए गए हैं और चित्रकारी की गई है उन पर, और जो उनके जो वस्त्र हैं वो ग्रीष्मकालीन गर्मियों की वेशभूषा बनाई गई है। ठीक है बच्चों, और उनकी जो सिर पर मुगलिया पगड़ी देखी जा सकती है। अगला पॉइंट है धार्मिक चित्रण। धार्मिक चित्रण भी हुआ है, जैसे महाभारत, रामायण, नल दमयंती, पंचतंत्र का चित्रण भी मुगल शैली में किया गया है। प्रकृति का चित्रण मुगल चित्रकार में वृक्ष, पौधे, नदियाँ, पर्वत का खूबसूरती से चित्रण किया गया है। ठीक है बच्चों, जो अलंकरण युक्त रूपरेखा। अलंकरण युक्त रूपरेखा मतलब जो लाइंस हैं वो अलंकारिक है, ज्यामितीय है और बहुत कोमल और लयपूर्ण है। भावों की व्याख्या। विभिन्न भाव सुंदरता से चित्रों में रंगे गए हैं। सम्राट, आज्ञाकारी, सेवक, परेशान रानी दिखाई गई है। घबराए हुए नाविकों का चित्रण किया गया है। अब अगला पॉइंट है हमारा स्वर्ण तथा रंजत रंग। स्वर्ण तथा रंजत रंग मतलब सोने और चांदी का प्रयोग भी अधिकांश चित्रों में किया गया है। गले, हार और जूतों पर स्वर्ण तथा रंजत रंग का प्रयोग सावधानी से किया गया है। अगला पॉइंट है हस्तलेखों का विवरण। अधिकांश चित्रों में हस्तलेख काली स्याही से चित्रण किया गया है। कलाकार का नाम भी सुंदरता से काली स्याही में लिखा गया है। पशु और पक्षियों का चित्रण। मुगल कला का एक प्रमुख भाग पशु और पक्षियों के चित्र हैं। उस्ताद मंसूर सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार थे। जो उस्ताद मंसूर थे उन्होंने पक्षियों के सजीव चित्र बनाए, जैसे पक्षी टेक पर बाज मतलब विश्राम स्थल पर बाज अद्वितीय है। अद्वितीय चित्र बहुत सुंदर है। हाथी के युद्ध, ऊंट की लड़ाइयाँ भी चित्रित की गई है। शेर, बाघ, घोड़े, बकरियाँ ये सब पशु आश्चर्यजनक रूप से चित्रित किए गए हैं। प्राकृतिक रंग। अधिकतर खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। आरंभ में सीधे रंग प्रयुक्त हुए, परंतु बाद में रंग की नाजुक छायाओं की गहराई कोई भी देख सकता है। समुचित रंगों का प्रयोग अत्यधिक होशियारी चतुराई से किया गया है। तो बच्चों ये थी मुगल शैली की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुगल शैली की पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।